नमस्कार, एपीएल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय राय। अपने खास कार्यक्रम अब की बार किसकी सरकार में हमारे साथ जनता के नुमाइंदों के तौर पर पार्टी के प्रतिनिधि हैं। साथ ही बनारस की महान जनता है जिसे अपना 2017 में मतदान का प्रयोग करना है और जनता ही तय करेगी कि 2017 में किसकी सरकार बनेगी, कौन सा नेता, कौन से पार्टी के लोग उसके वादों पर खरे उतरे। हमने वायदा किया है किसानों का जो कर्जा है उसको माफ करेंगे। 60 करोड़ जनधन खाता खुला है, गरीबों के लिए खुला है। आज भी लड़के ज्यादातर दिल्ली और बेंगलोर को प्रीफर करते हैं, लखनऊ को क्यों नहीं करते हैं? अभी तक सरकार का किसी का भी ध्यान इस पे नहीं जाता। आरा में फरमाओ नहीं, जुमलों में देश को फरमाओ नहीं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं जो हमारे साथ खास मेहमान इस समय शिरकत करने के लिए मौजूद हैं अलग अलग पार्टियों से। हमारे साथ सुरेंद्र पटेल जी मौजूद हैं जो कि सपा की नुमाइंदगी करेंगे, प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। साथ ही अनिल श्रीवास्तव जी हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और बनारस से गहरा उनका ताल्लुकात भी रहा है। साथ ही बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इनसे अलग अलग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिन्होंने जनता से जो वादे किए वो किस तरीके से उस वादे पर खरे उतरे और इनके मन में 2017 के लिए क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ करने का जज्बा रखते हैं जनता के लिए और खास तौर से काशी के क्षेत्र के लिए। सबसे पहले सुरेंद्र पटेल जी हम आपके पास आएंगे कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है और लगभग 5 साल का कार्यकाल आप पूरा करने जा रहे हैं। जनता आपको 2017 में दोबारा जनादेश क्यों दे? सबसे पहला सवाल। जनता हमको इसलिए मौका देगी कि जनता ने सबकी सरकार देखी 70 साल की आज़ादी से लेके आज तक, और ये बनारस भी गवाह है और पूरा उत्तर प्रदेश भी गवाह है। हमारे मुख्यमंत्री ने ये अपने कार्यकाल में जितना काम किया 70 साल की आज़ादी में किसी भी सरकार ने इतना काम नहीं किया था। और मैं बेबाकी से कहना चाहता हूँ हमारी भी अपनी 3 बार की और सरकार रही। आदरणीय नेताजी थे मुख्यमंत्री 3 बार, और ये नेताजी भी बात कहते हैं कि जितना काम इस बार की सरकार ने किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और जनता का पैसा जनता के दरवाजे विकास के माध्यम से पहुंचाया है, तो जिसने काम किया है उसकी सरकार अब की बार, और जिसने काम नहीं किया है उसको जनता नकारेगी। और हमारा काम जमीन पे दिखाई देता है और उसको प्रमाणित जनता करती है। राकेश त्रिवेदी जी, आपसे सवाल है कि आप भी जनता के बीच में जा रहे हैं और जो बैनर पोस्टिंग लगे हुए हैं उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो भाजपा को लाएं, रोजगार चाहिए तो भाजपा को लाएं। 2014 में भी आपने अच्छे दिन की बात कही थी। 2017 में ऐसा क्या कुछ करने वाले हैं जो अभी तक सरकारें काम करती रही उससे अलग हटके होगा, या लगता है कि प्रदेश सरकार जो भी काम कर रही है उसने नहीं किया है? अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने बहुत विकास किया है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि आज किसी भी गांव की सड़क पे चले जाइए आप, जो भी छोटी मोटी सड़कें हैं, हाईवे की बात छोड़ दीजिए, हाईवे तो 2 किलोमीटर था कांग्रेस के ज़माने में, आज 20 किलोमीटर से ज़्यादा हमारे ज़माने में, लेकिन गांव के सड़कों का विकास नहीं हुआ। आप राजकीय जो अस्पताल हैं उनके अस्पतालों में जा करके देखिए, वहाँ डॉक्टर नहीं है। गांव में जो प्राइमरी चिकित्सालय है वहाँ पे आपको नर्स नहीं मिलेंगी, डॉक्टर नहीं मिलेंगे। आप छोटे स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, वहाँ पे आपको अध्यापक नहीं मिलेंगे, जो गरीबों की बुनियादी चीज़ है। आपको नहरों में पानी नहीं मिलेगा। माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में ही 2-3 नहरें हैं, मैं सेवापुरी में कई माइनर हैं बने हुए हैं, आज तक उसमें पानी नहीं गया। बनारस की स्थिति में आप कहेंगे, बनारस के माननीय मंत्री जी हैं, अभी बनारस के माननीय मंत्री जी हैं, PWD के मंत्री हैं, बनारस की सड़कों की पूरी दशा सुधारने की जिम्मेदारी आपकी है। आज मैंने जो आपने कहा है 2017 के लिए चुनाव की बात को लेकर के जो हम विधानसभा में जा रहे हैं, मोदी जी के आने के बाद जनधन खाता इस देश में 60 करोड़ जनधन खाता खुला है, गरीबों के लिए खुला है। आपके लिए अटल पेंशन योजना खुला है, गरीबों के लिए खुला है। आपके लिए कन्याओं के लिए वहाँ भी बीमा, जीवन ज्योति बीमा शुरू हुआ है, वे हमने गरीबों के कल्याण के लिए किया है। ऐसे बहुत नौजवानों रोजगारों के लिए हमने कौशल विकास के माध्यम से नए उनके कौशल प्रशिक्षण दे करके और उनको बैंक के मुद्रा लोन के द्वारा उनको अपने पैरों पर खड़ा होकर के रोजगार सृजन करने के लिए, चाहे वो स्टार्टअप हो चाहे स्टैंड अप हो, इस तरीके से बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके वजह से हम जानते हैं कि 2017 में हमें जनता हमारे सबको मजबूत बनाएगी, हमको पूर्ण बहुमत देगी और हमारी सरकार बनेगी। और प्रदेश का आप देख लिए, गुजरात आज पूरी दुनिया में मॉडल राज्य है। हम उत्तर प्रदेश
की बात करेंगे, और मांगते जो हैं, बात उठाते हैं। आपने कहा है कि स्टैंड अप इंडिया का आपने नारा दिया था, अभी तो फिलहाल लगता है सभी लोग बैंक के कतार में सब स्टैंड अप हो चुके हैं। जनता उसके बारे में बेहतर आकलन करेगी कि कौन कहाँ स्टैंड अप हुआ है। कांग्रेस के प्रतिनिधि से हम जानना चाहेंगे अनिल जी की जो परिस्थितियां आपने भी नारा दिया है 27 साल यूपी बेहाल, आप गठबंधन की सरकारों में भी रहे हैं। 2003 से 2007 की जो सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी की, उसको आपने समर्थन भी दिया था, और बार बार जब आप नारा देते हैं कि उत्तर प्रदेश बेहाल है तो लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश बेहाल नहीं, लगता कांग्रेस बेहाल हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जब जब आप प्रचार 2017 के लिए करते हैं तो 2014 में जो मुद्दे थे आपके केंद्र सरकार को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, वो मुद्दे उठाए जाते हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा आप करेंगे, और खासतौर से हम बात करें इस बनारस परिप्रेक्ष्य की, तो इसके लिए क्या तैयारियां कांग्रेस की हैं कि जो लगता है कि सरकारों ने पूरा नहीं किया है, आप अगर सरकार में आते हैं तो आप उसे पूरा कर देंगे? देश की जनता जो बुजुर्ग हो गई है, 27 साल पहले जो जन्म लिया उसने तो कांग्रेस के विकास को देखा नहीं है। 27 साल पहले जो उत्तर प्रदेश का स्वरूप था आज वो बिगड़ा है। बनारस के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, बनारस में जो सड़कें थी, जो बिजली का व्यवस्था था, जो सीवर की व्यवस्था थी, जो पानी की व्यवस्था थी, आज से 100 टाइम बेटर थी। 27 साल पहले जो विकास कांग्रेस ने किया, जो सड़कों का निर्माण किया, जो फैक्ट्रियां पूर्वांचल के विकास के लिए लगाया गया, वो फैक्ट्रियां बेच दी गई। इस कार्यकाल में सड़कों को जो हमने बनाया था उसका रख रखाव ठीक से नहीं हुआ। एक तरफ से सड़क बनती है, एक तरफ से उखड़ने लगता है। और इन 27 साल के दौरान उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है, सपा की सरकार रही है और बसपा की सरकार रही है। यही लोग घूम फिर करके आते रहे। 27 साल से कांग्रेस नहीं है यहाँ पे। बगैर बिजली के तो कोई विकास नहीं हो सकता। जो बिजली के कारखाने कांग्रेस के समय में लगे थे, उसके बाद शायद अभी की सरकार ने एक आध संयंत्र लगाया है जो बना दे, वरना तो 1 यूनिट बिजली पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश में कोई प्रयास हुआ नहीं। आज तो नोटबंदी जो लागू हो गया है, नोटबंदी के वजह से आप शहरों में तो फिर भी आपको गनीमत दिखाई देगी। अंदर किसान के पास जाइए, किसान के पास एक पैसे के लिए तरस गए, उनकी बुआई खत्म हो गई, उनके लिए खाने की समस्या पैदा हो गई। तो ये बुरा हाल है इन लोगों का। हमने वायदा किया है कि हम 27 साल के बाद अगर हम आए सत्ता में तो किसानों का जो कर्जा है उसको माफ़ करेंगे, बिजली का बिल हाफ करेंगे और उनका जो समर्थन मूल्य है उसका हम उचित मूल्य देंगे। ये हमने कहा है तो हम ये करेंगे। चलिए, हमारे साथ व्यापार मंडल से बग्गा साहब मौजूद हैं। बग्गा साहब, व्यापारी अगर खुशहाल रहता है तो लोग कहते हैं कि कम से कम उस शहर में थोड़ी आबादी है, थोड़ी खुशहाली है। आप तीनों प्रतिनिधियों को सुन रहे हैं और ताज़ा जो हालात है वो भी आप देख रहे हैं। क्या लगता है वाकई व्यापारी खुश है और प्रदेश में अमन चैन है, या जो पॉलिटिकल पार्टियां वादा करती हैं चुनाव से पहले, सत्ता में आने के बाद उसे पूरा करती हैं? ऐसा कुछ लगता है आपको? शुरू में ऐसा नहीं रहा है, परंतु इधर 2.5-3 सालों के अंदर जितना उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास किया और व्यापारियों को देखा और व्यापार के लिए, उद्योगों के लिए हर जगह इन्होंने वो किया। बीच में कुछ दिनों जरूर लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत थी, परंतु इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को भी इन्होंने संभाला है और व्यापारी इस सरकार से खुश हैं। जो नोटबंदी की बात आ रही है उससे किसी भी तरह से व्यापारियों को भी दिक्कत हो रही है, क्या लगता है आपको? नोटबंदी पे मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन नोटबंदी के बाद जो व्यवस्थाएं दी गई उससे जरूर व्यापारियों को दिक्कत आई है। अगर ये बैंकिंग व्यवस्था ठीक होती और व्यापारियों को और आम जनता को रुपए निकालने में किसी प्रकार की या उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको पैसा मिलता तो कोई परेशानी नहीं होती। चलिए, बैंकिंग व्यवस्था से अगर दिक्कत है, कहीं न कहीं सिस्टम की खामी है, भारत सरकार और वित्त मंत्रालय को उसे देखना चाहिए था। विनय शंकर तिवारी जी, आपसे जानना चाहूँगा कि वकीलों के बारे में कहा जाता है कि जहाँ रहते हैं वाकुपटू रहते हैं, अपनी बात को रखने के आदी होते हैं और शायद कटु वाक्य भी बोलने के लिए जाने जाते हैं। तीनों प्रतिनिधि आपके सामने हैं, तीनों दल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिनकी भी सरकारें रहीं या जो प्रतिनिधि रहे हैं वो कितने अपने वादे पे खरे उतरे हैं, और 2017 के लिए खास तौर से आप लोग के दिमाग में क्या लगता है किसकी सरकार बने तो उत्तर प्रदेश एक बेहतर रास्ते पे चल सकता है? देखिए, जहाँ तक अधिवक्ता हित की बात है तो उसमें वर्तमान जो अखिलेश यादव की सरकार है, इन्होंने 60 वर्ष से भीतर जो अधिवक्ताओं की मृत्यु होती है उस मृत्यु पर इन्होंने 5 लाख रुपया निर्गत करना शुरू कर दिया है और कई अधिवक्ताओं की विधवाओं को चेक माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया है।
तो एक फ्रंट तो ये हो गया है। लेकिन बतौर अध्यक्ष मैंने ये अपने कार्यकाल में देखा है कि अधिवक्ताओं के साथ जैसे कोई विवाद होता है तो उसमें सत्तारूढ़ दल के लोग हावी होकर के थानों को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं और अधिवक्ताओं को वहाँ सफ़र करना पड़ता है। सत्तारूढ़ दल का प्रभाव थानों पर, कानून व्यवस्था पर कहीं न कहीं बराबर रहा है। इसकी शिकायतें अधिवक्ताओं को बराबर रही हैं। चलिए अब पत्रकार खेमे की तरफ चलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम उस कम्युनिटी की जरूर करते हैं, लेकिन जो पत्रकार है उसकी हर चीज़ों पर पैनी नज़र होती है और ये देखना चाहता है कि आखिरकार आलोचक होता है। वैसे हम लोग को तो ऐसे भी नारद कहा जाता है, नारद की भूमिका में अब तो नारद अवार्ड भी मिलने लगा है। आपको क्या लगता है कि जो वादे सरकारें करती हैं, और ख़ास तो सभी जो ताज़ा हालात है, क्योंकि अब चुनावी मोड में सब लोग आ चुके हैं, किसी भी क्षण चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, इस स्थिति में जो भी पार्टी दावे करके आ रही है मैदान में, वादों पे खरी उतरती है या फिर कहें कि दूसरे वादे की तरफ बढ़ना चाहती है? देखिए, अगर हम बनारस की बात करते हैं तो जैसा अभी माननीय मंत्री जी सुरेंद्र पटेल जी कह रहे थे कि इनकी सरकार ने काफ़ी विकास किया, बहुत सी सड़कें बनवा दी, लेकिन जो बनारस का सबसे अहम मुद्दा है कि गंगा पर रामनगर को जोड़ने के लिए एक पुल बनना है जो आधे से ज़्यादा बन चुका है, और पिछले 2 साल में 2 बार इसकी मियाद तय की गई कि अब की इस नवंबर में ये बन जाएगा। ये अभी तक नहीं बन पाया। हर साल पीपे का पुल बनता है, टूटता है और बाढ़ की वजह से काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं। तो इन्हें ये जवाब देना चाहिए कि आखिर वो पुल कब बन के तैयार होगा। एक और पुल है जो इधर राजघाट की तरफ बनना है, जो एक ऐसे एरिया को बनारस से जोड़ता है जो बाढ़ के समय बिल्कुल कट जाता है। तो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं इनको पूरा करना होगा इनको। और अगर इन्होंने घोषणा की, अब चूंकि सरकार का कार्यकाल खत्म होने को आया, चुनाव सिर पे आ गए हैं, तो अभी तो फिलहाल ये नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है और अब दावा कर रहे हैं वो कि हम यूपी में भी सरकार बनाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। तो भ्रष्टाचार का जहाँ तक सवाल है, जैसे कि अभी नोटबंदी हुई तो उस पर ये आरोप लगे कि नोटबंदी से काला धन वापस नहीं आया, बल्कि और अधिक इसको सफ़ेद करने की सरकार ने कोशिश की, आरोप लगे। और अभी जिस तरीके से देश भर में छापेमारी हो रही है, नोट पकड़े जा रहे हैं, तो ये भी भ्रष्टाचार का ही एक नमूना है। तो इनको भी जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस अभी तक पिछले 27 साल की बात कर रही है कि 27 साल में यूपी बेहाल हुआ। अगर हम उसके पहले भी जाएं, उस समय मैं शायद बहुत छोटा था, 1970 के दशक की बात है, रोटी कपड़ा मकान के सवाल उस समय भी उठाए जाते थे। तो वो स्थिति आज तक बनी हुई है और इसके बीच में सिर्फ 27 साल को हम नहीं फोकस कर सकते हैं। कांग्रेस ने 10 साल केंद्र में शासन किया है पिछली 2004 से 14 तक। तो कांग्रेस को भी जवाब देना होगा कि आखिर वो कौन सी जादू की छड़ी उसके हाथ में लग गई है कि किसानों के सारे कर्ज माफ़ हो जाएंगे, बिजली के बिल आधे हो जाएंगे, राजस्व कहाँ से आएगा। कुल मिला जुला के लोक लुभावन जो वादे होते हैं उसका सिलसिला आज़ादी से लेकर आज तक जारी है। और जो ज़्यादातर जो गरीब जनता है, जिस बात के लिए 1947 में मोहताज थी, आज भी उस बात के लिए मोहताज है। जो भी पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में आती हैं, अपने वोट बैंक के हिसाब से अपनी सियासत को आगे बढ़ाती हैं और कोशिश करती हैं अपने वोटर को एड्रेस कर सकें, जिससे उसका वोट बैंक पक्का हो जाए। आप सोना चौधरी जी फुटबॉल टीम की नेशनल कैप्टन भी रही हैं और आप महिलाओं की भी एक तरह से नुमाइंदगी कर रही हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, एक महिला के तौर पर, एक खिलाड़ी के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या कुछ करना चाहिए जिससे एक अमन चैन भी रहे और एक भरोसा कायम हो महिलाओं के अंदर भी और समाज के अंदर भी? सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे सत्ता सरकार में हो चाहे स्टेट में हो, हम किन्हीं से भी सवाल करें, मेरे सवाल आप तीनों से भी हैं और सेंटर से भी रहते हैं कि जेंडर बजटिंग हम क्यों नहीं करते। जेंडर बजटिंग का मतलब है कि भाई हम बजट बनाते हैं लेकिन उसमें महिलाओं को शामिल नहीं करते। नाम महिलाओं का होता है, महिलाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, स्पेस नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। जब ये चीज़ें नहीं हैं तो हम किस बजट की बात करते हैं। रही बात स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में भी हम वही काम करते हैं, जो बजट बनाते हैं वो ऑफिशियल्स के लिए बजट बनता है, खिलाड़ियों के लिए बजट नहीं बनता और महिला खिलाड़ियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनता। कुछ और मुद्दे हैं जो महिलाओं को लेके और स्पेशली खिलाड़ियों को लेके मेरे हमेशा से रहे हैं और हमेशा जब तक सॉल्व नहीं होंगे वो तब तक रहेंगे। वो ये मुद्दे हैं कि जब खिलाड़ी को चोट लगती है ग्राउंड में तो उसे फिजियोथेरेपिस्ट के पास चक्कर क्यों काटने पड़ते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट और काउंसलर ग्राउंड में हमारे क्यों नहीं प्रेजेंट होते। जिस टाइम पे खिलाड़ी गिरता है उस वक्त उसे उसकी ज़रूरत होती है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी
मिल्खा सिंह जी ने जब मेडल हमारा गया था ओलंपिक में, उनकी प्रैक्टिस में कमी नहीं थी, उनकी डेडिकेशन में कमी नहीं थी। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं बार बार ये चीज़ें हर जगह बोल रही हूँ, लेकिन अभी तक सरकार का किसी का भी ध्यान इस पे नहीं जाता। बेसिक चीज़ है कि देखा गया है कि हम हॉकी की बात करते हैं, राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं, तीनों प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। ग्राउंड पे जब बच्चा खेलता है तो मिट्टी पर खेलता है, फिर धीरे धीरे जब तक उसको टफ ग्राउंड मिलता है तब तक वो सीधे नेशनल टीम के कगार पर जाता है। खिलाड़ियों की कमी नहीं है, इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन बार बार जब हम ओलंपिक के लिए जाते हैं, सियाड के लिए जाते हैं, तो मन में एक तमन्ना होती है कि मेडल कब आएगा। लेकिन अभी तक हमने जो देखा है कि खिलाड़ी जो खेलने के लिए आता है वो नौकरी के लिए खेलने आता है। एक हम नेशनल खेल लेंगे तो शायद टीटी बन जाए, शायद हमारी सिपाही में भर्ती हो जाए। हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट क्यों नहीं करते हैं कि जब खिलाड़ी खेलने के लिए आए तो मेडल के लिए खेलने आए, एक नौकरी के लिए खेलने ना आए। सुरेंद्र पटेल साहब, किसने क्या किया, किसने नहीं किया, हम उस सब के बारे में तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए समय समय पे उनको सम्मानित किया, उनको पुरस्कृत किया। जहाँ तक महिलाओं के लिए बजट में व्यवस्था की बात अभी उठाई जा रही थी, उसमें भी हम आपको बताएं, ये उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है जिसने महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए अलग से योजनाएं बनाई हैं। 1090 ओनली महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो हमारी प्रदेश सरकार ने संचालित किया है। 102 जो केवल महिलाओं को उनके घर से स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने व्यवस्था किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना 4.5 साल में हमने सड़कें यहाँ पे बनवाई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसके चारों तरफ आप देखेंगे तो चारों तरफ हमने 4 लेन बनवाया। पूरी शहर की सड़कें जो 4.5 साल पहले पूरे ध्वस्त थीं, सबको पूरी तरीके से सरकार से पैसा ले आ करके 1000 करोड़ रुपए का कम से कम यहाँ पे विकास कराया। अभी भाई साहब कह रहे थे सामने घाट के पुल के लिए मार्च 31 को उसका अंतिम डेट निर्धारित किया गया है। अगर उसके पहले चुनाव हो गया, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे उद्घाटन और शिलान्यास का सिलसिला तेजी से चल रहा है। हमारे साथ बसपा के भी प्रतिनिधि हैं, प्रमोद अग्रहरी जी, जो कि बनारस से मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं। वैसे भी ज़्यादातर बसपा के लोग मौन रहना पसंद करते हैं। हम सीधे आपसे जानना चाहेंगे, आपने तीनों प्रतिनिधियों की बात सुनी है और जनता की बात सुन रहे हैं कि उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या वो चाहती है। सीधे तौर पर आपसे जानना चाहूँगा प्रमोद जी की जो परिस्थितियाँ आज की तारीख में हैं, आपकी भी सरकार 5 साल उत्तर प्रदेश में रही है। 2017 में दोबारा सरकार बनाने का आप लोग दावा कर रहे हैं। अगर 2017 में आपकी सरकार बन जाती तो ऐसा क्या कुछ नया करने वाले हैं जो आप पहले 5 साल में नहीं कर पाए? बसपा के कार्यकाल में कभी भी आपने देखा होगा कि शासन प्रशासन चुस्त और दुरुस्त रहता है। पूरे 5 साल में लगातार परिवारवाद, धनवाद के वर्चस्व की लड़ाई लेकर के पूरा समाजवादी पार्टी के मुखिया का परिवार सिर्फ इन्हीं कार्यों में लगा। बाकी उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो यादगार के रूप में हो। अभी आपने सुना जनता के नुमाइंदों की बात, अब होगी सीधे जनता की बात। जनता के सवाल होंगे और सीधे तौर पर प्रतिनिधियों के जवाब होंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या सवाल है अपने प्रतिनिधि से। मैं आदरणीय माननीय मंत्री सुरेंद्र पटेल जी से एक प्रश्न चाहता हूं कि जो समाज का दर्पण होता है वह कचहरी होती है। पूरे पूर्वांचल, पूरे प्रदेश में जो कचहरी की स्थिति है, जहाँ अधिवक्ता पूरे धूप में, पानी में दिन रात काम कर रहे हैं, ना वहाँ सड़कें हैं, ना वहाँ पेयजल है। न्यायालय के लिए तो फंड आवंटित हो जाता है, वकीलों जब वहाँ बैठते हैं 10,000, 1,50,000 की डेली भीड़ आती है। उन भीड़ के लिए आपने कोई प्रशासन की व्यवस्था है, ना कोई शासन की व्यवस्था है। वहाँ पे अक्सर आतंकवादी घटनाएं से हम पीड़ित हैं। आप बार बार हम लोग शासन को पत्र लिखते हैं, बावजूद उसके निश्चित रूप से एपीएन न्यूज़ से मैं आग्रह करता हूँ कि जाकर के लोकल स्तर पर देखें, तहसील स्तर में। आपके आवास के बगल में ठीक राजा तालाब है, वकीलों की बैठने की दुर्दशा बनी हुई है और जिससे न्यायतंत्र प्रभावित हो रहा है। आपका कहना यह है कि आपने वकीलों के चैम्बर की बात एक समय में कही थी, लेकिन वकीलों के भी चैम्बर ठीक से नहीं बने। मौके ज़्यादा परेशान है कि अगर वो आते हैं अपने वकील के पास तो उनके पास शायद वो सुविधा नहीं है जिससे वो ठीक से बैठ सकें या किसी सुविधा का इस्तेमाल कर सकें। 456 गांव के लिए राजा तालाब में तहसील बन रही है। नए तहसील बन करके तैयार होने की स्थिति में है। बहुत तेजी से काम हो रहा है।
जब तहसील बन जाएगी उसके लिए अधिवक्ताओं के लिए भी बनेगा। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं वकील साहब से कि आप भी बता दीजिए, 4 बार की सरकार में जितना समाजवादी सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए किया, व्यापारियों के लिए किया, नौजवानों के लिए किया, बेरोजगारों के लिए किया, किसी भी सरकार ने किया हो तो बताइए। हम तो ये कहना चाहते हैं, हम सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में हैं। आदरणीय अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे, 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसको प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में उदाहरण के रूप में याद किया जाए। और ये बीजेपी के लोग जो हैं, ये तो माइंड डाइवर्ट पार्टी हैं, झूठ बोल करके सत्ता हासिल करेंगे। 5% बेईमान लोगों को गिरफ्तार नहीं किया, 95% लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। इसका जवाब काशी की जनता भी मांगती है। राकेश जी, एक सवाल पहले भी बुजुर्ग ने पूछा था कि हाउस नहीं चल रहा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो मेरा कहना है कि हाउस न चलने के लिए तो सत्ता पक्ष भी जिम्मेदार है, विपक्ष भी होती है, सदन चले दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो बात सुरेंद्र पटेल जी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और आपके पास ऐसा कोई काम बताने के लिए जिसको आप कह सकें कि आपकी सरकार ने 2.5 साल में यहाँ के लिए दिया और प्रधानमंत्री जी ने दिया, और दूसरी बात कि 95% लोग लाइन में खड़े, अगर 5% लोगों के पास काला धन था तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पहले मैं बहन जी के जवाब दे दूं। आज़ादी के बाद पहली बार महिलाओं के लिए अगर किसी ने सोचा है तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ और काम के साथ उन्होंने शुरू किया है। सुरक्षा बंधन बीमा महिलाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। माननीय अभी मंत्री जी ने कहा एक बात कि बनारस में कोई काम बता दें। मैं एक बात अभी हमारे अधिवक्ता महोदय ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी की कार्यकाल चली गई, बुआ जी की कार्यकाल आई, भतीजा जी की कार्यकाल आई है, अभी तक रामनगर का पुल ये नहीं बनवा पाए माननीय मंत्री जी। छोड़ दीजिए। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि पूरा विकास और अपनी बात कर, मैं चुप रहा, मैं कुछ बोला नहीं, शांत रहिएगा। मैं एक चीज कहूंगा कि आप मौका दूंगा मैं। अभी भी पांडेपुर से लेकर के लमही तक की सड़क है, 16 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है, 2 करोड़ रुपया दिया है खम्भे को हटाने के लिए। आज तक प्रधानमंत्री जी ने, छोड़ दीजिए मैं आप इसका रिटर्न में बताऊंगा, दूसरी बात नहीं करूंगा। बरुणा कॉरिडोर पे आप जो बात कहते हैं, बाढ़ के 1 महीना पहले केवल दिखाने के लिए, क्या जरूरत थी? बाढ़ जब खत्म हो जाता तब काम लगाते। सीमेंट बालू गिट्टी सारी के सारे बह गई और ये पैसा कहाँ गया? कहने की बात छोड़ दीजिए। अब अभी प्रधानमंत्री जी की बात कर, 2 मिनट सुनिए। प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं, पूरे बनारस को दिखाई दे रहा है रिंग रोड, पूरे बनारस को दिखाई दे रहा है बनारस से बाबतपुर का 4 लेन, पूरे बनारस को दिखाई दे रहा है। बनारस से कम दर्जनों आज रेलवे लाइनें, ट्रेनें जा रही हैं। बनारस से गाजीपुर, बनारस से सुल्तानपुर, बनारस से लेकर के गोरखपुर, ये चारों तरफ 4 लेन दिखाई दे रही है। राकेश जी, ये सब दिक्कत ये है कि यहाँ पर पार्टी के लोग समर्थक लाइन चलते हैं। तमाम लोग यहाँ से हैं जो कि सड़कों पे यात्रा करते होंगे। कल गोरखपुर से हम भी बनारस तक आए हैं। क्या भविष्य में होगा, सड़क कैसे बन जाएगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन गोरखपुर से लेकर के और बनारस तक की सड़क के जो हाल हैं उसमें सामान्य तौर पे कोई व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता। आप गोरखपुर से गाजीपुर होते हो, मऊ होते हो अगर गोरखपुर जाना चाहते हैं तो जो सफर पहले हम लोग 4 घंटे में तय करते थे, 9 घंटे में पूरा कर दें तो कामयाबी मानी जाएगी आपकी। ये परिस्थितियां हैं। कल की तारीख में 4 लेन बन जाएगा, उस पर बजट का प्रोविजन हो गया है। बनारस से गाजीपुर 2-3 साल पहले बनारस से गाजीपुर की सड़कों में इतना गड्ढा था। जब मनोज सिन्हा आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब ये सड़क बना है भाई साहब। इसके पहले भी गाजीपुर और बनारस की सड़कें थी, 2 मंत्री समाजवादी पार्टी के थे और ये हालत है। गड्ढा भरा गया सड़कों की आज भी वही गड्ढा भरा गया केवल। चलिए भाई साहब, माननीय मंत्री, मैं SP तिवारी, माननीय मंत्री जी से मात्र एक क्वेश्चन है। आपके अभी पार्टी में अतीक अहमद जी को उधर अफजाल जी के परिवार में इनका जो सवाल है ये है कि क्या पार्टियां बाहुबल के बिना नहीं चल सकती? इनका सवाल एक तरीके से, क्या बाहुबलियों के बिना पार्टी नहीं चल सकती? कि इलाहाबाद में या कानपुर में आपको अतीक की जरूरत पड़ती है, गाजीपुर में आपको अफजाल या मुख्तार की जरूरत पड़ती है। और समाजवादी पार्टी का भी ये ऐलान है और सुरेंद्र पटेल का तो व्यक्तिगत ऐलान है कि मुझे गुंडा बदमाश किसी का न वोट चाहिए न सपोर्ट चाहिए। और इसका मैंने खुला ऐलान किया था। अरे कचहरी या पूरी बनारस की जनता भी उसकी गवाह है और आप भी जानते हैं पूरी तरीके से। अच्छा सुनिए, और दूसरी बात,
नहीं, दूसरी बात सुन लीजिए। अब दूसरी बात ये सुन लीजिए कि आदरणीय हमारे अधिवक्ता भी हैं, किसी भी व्यक्ति को सजा तभी दी जाती है जब उसको अदालत तय करता है। अब ये आरोप लगा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरी उसको बात को कोट किया है और ये कहा है कि अगर ये अतीक अहमद पे अगर ये आरोप सिद्ध हुआ, उन्होंने मारा पीटा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी हमारे आदरणीय नेताजी ने कहा पुल के लिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक पुल का इन्होंने बताया, यही मड़ुआडी का पुल गवाह है आपके सामने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में गवाह है। 80% काम हमने 9 महीने में कर दिया और 20% काम जो रेलवे को करना था, भारत सरकार को करना था, 18 महीने में वो काम 20% नहीं हुआ। 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का काशी में एमएलए हैं, मेयर हैं, विधायक हैं, 6-6 बार से कौन सा ऐसा काम किया है बनारस में जो काशी के लोगों को उदाहरण के लिए याद किया जाए। और एक एमएलए 2012 में समाजवादी पार्टी को काशी की जनता ने दिया और एक एमएलए पे वरुणा कॉरिडोर, मेट्रो, चारों तरफ 4 लेन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चारों तरफ, किसानों को सिंचाई मुफ्त, किसानों को बीमा दुर्घटना, अधिवक्ताओं को बीमा दुर्घटना, नौजवान किसान सबके लिए हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है और जनता का पैसा जनता के दरवाजे पहुंचाया है, ये जनता प्रमाणित करती है। आधी आबादी की महिलाएं भी हमारे साथ, इनका भी दर्द जान लेते हैं कि आपके मन में क्या सवाल है, क्या कहना चाहती हैं? सर, इस बार का है आपका अब की बार किसकी सरकार, इस लाइन पे बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। भाजपा हम लोग चाहते हैं और अभी तक जो भी सपा और बसपा रहा है, कोई भी शहर की उन्नति नहीं हो पाया है। कॉलोनियों की स्थिति देखिए, और भाजपा का विधायक और सांसद बन के क्या करेगा? स्टेट में तो अखिलेश जी हैं या तो मायावती जी हैं, यही लोग घूम फिर के आते हैं, तो इससे विकास कहाँ होगा? तो इस बार भाजपा सरकार, आप सब लोग पढ़े लिखे लोगों से निवेदन है और पूरे जनता से, रीजनल पार्टी का कब्जा है और केंद्र में अगर सरकार मोदी की है तो विकास कैसे होगा अगर क्षेत्र, केंद्र और राज्य का तालमेल नहीं होगा तो। और दूसरा सवाल था पूर्वांचल को लेकर के कि पूर्वांचल राज्य की जो मांग उठती है, इसलिए उठती है क्योंकि पूर्वांचल का विकास उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से पूर्वांचल का विकास होना चाहिए था। कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे साथ बैठे हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि काफ़ी लंबे समय से बात चल रही है और खासतौर से पूर्वांचल की बात आती है तो बनारस से कमलापत त्रिपाठी, गोरखपुर से वीर बहादुर सिंह, इस तरीके नेताओं की बात आती है। उसके बाद से विकास का जो पैमाना था कहीं न कहीं छूट गया। क्या परिस्थितियां हैं पूर्वांचल के विकास के लिए, क्या योजनाएं हैं? और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, तालमेल कैसे हो कि जिससे प्रदेश का भी भला हो और इस जगह का भी भला हो जाए? देखिए, बहुत मौजा सवाल आपने किया है। जब कांग्रेस की सरकार थी तभी पूर्वांचल का विकास हुआ है। गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह ने किया, मऊ में कल्पनाथ राय जी ने किया, बनारस में कमलापति त्रिपाठी जी ने किया। जो विकास हुआ पूर्वांचल का वो कांग्रेस के समय में ही हुआ। और जो फैक्ट्रियां लगी, शुगर मिल लगे, जो सीमेंट मिल था चुनार का, ये सारे जो पूर्वांचल में कांग्रेस के समय में लगाए गए थे, ये बाकी जो 27 साल हम नहीं थे ना, उसी समय में ये बंद हो गए और उनको बेच के खत्म कर दिया गया। तो पूर्वांचल का विकास इन्हीं 27 साल में रुक गया है। हमारे साथ जनता के प्रतिनिधि भी हैं और साथ ही बनारस की वो महान जनता है जो सीधे तौर पर अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछ रही है। हम जनता जनार्दन के बीच में जनता के पहले सवाल लेंगे और फिर जो प्रतिनिधि हैं उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि जनता के सवालों पर वो कितने खरे उतरते हैं। क्या सवाल आपके मन में है किस पार्टी के नेता से और क्या जानना चाहते हैं? देखिए, पहले सवाल मेरा भाजपा के उन नेता से है जिन्होंने अभी नारा दिया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। मैं एकदम खुले तौर पे कहना चाहता हूं कि नारों से देश नहीं चलता, देश काम से चलता है। अगर ईमानदार हैं काम के प्रति तो पहले जसोदाबेन को न्याय दीजिए। तो ये नारा देने से देश नहीं चलेगा, ईमानदारी से काम करने से देश चलेगा। और काम करके दिखाओ, देश की जनता हाथों हाथ ले लेगी। नारा में भरमाओ नहीं, जुमलों में देश को भरमाओ नहीं। जुमलों से देश नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। आऊंगा आपके पास, सवाल ले लेते हैं। पहले मेरा सवाल सबसे पहले तो ये है भाजपा के नेता से कि काशी में क्योटो कहा, हमने दूरबीन से देखा, क्योटो नहीं दिखा। नोटबंदी में लाइनों में सैकड़ों से ऊपर परिवार लोग मर गए।
वो क्या कहते हैं, मुआवजा देना दूर की बात, संवेदना नहीं व्यक्त कर रहे हैं। ये लाइनें कब खत्म होंगी और ये सीमाएं चाहे सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट से या एटीएम से, ये कब बंद होगा? 31 दिसंबर का जुमला देने से देश नहीं चलेगा कि देश बदल रहा है। कितना काला धन आ गया कृपया बताने का कष्ट कैम होता है, सिर्फ जुमला मत दीजिए। सीधे तौर पे सवाल है कि अकाउंट तो खुल गया, आप लोगों में किसी का सवाल कोई? जी, ये है कि 2500 से ज्यादा कब एटीएम में मिलेगा? ये आम गृहिणी की भी समस्या है कि आऊंगा आपके पास, सबके सवाल पे ले लेता हूं, फिर आपके पास आ जाऊं। यहाँ पे जो है भाजपा के, सपा के, बसपा के सारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बनारस जिले का विकास कब होगा, कैसे होगा? यहाँ पे बनारस में आने वाली जो सड़कें हैं, किसी शहर की जो है विशेषता उसकी सड़कें बताती है। बनारस में आने के लिए आप इलाहाबाद से आइए तो सड़कें देख लीजिए, जौनपुर से आइए तो सड़कें देख लीजिए, आजमगढ़ से आइए तो देख लीजिए, गोरखपुर से आइए तो देख लीजिए, सारी सड़कें खराब हैं। और जहाँ तक रही बात लाइन की बात, तो लाइन कहाँ पे नहीं है? मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, गुरुद्वारे में नहीं, कहाँ लाइन नहीं है? और जो भी लाइन में लगे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार सरकार बनेगी, ईमानदारों की सरकार बनेगी। और एक बात और है, पहली बार किसी ईमानदार प्रधानमंत्री को भारत ने पाया है, और ऐसे हम गर्वान्वित हैं ऐसे प्रधानमंत्री को पाके। और ऐसे इन्हीं के दो सवाल किए, तो कहा बनारस का विकास कब होगा? बनारस से प्रधानमंत्री हैं और विकास नहीं हो पाया तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री से भी आप नाराज अपने सवालों से। और लाइन की कतार में अगर भगवान के दरबार में कोई जाता है तो कुछ मांगने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ अपने पैसे के लाइन में खड़ा, दोनों में थोड़ा अंतर है। आज व्यापार 50% हो गया। मैं राकेश द्विवेदी जी से पूछना चाहता हूँ, आज व्यापार 50% हो गया। आज व्यापारी 4-4 घंटा जाके खड़ा रहता है, व्यापार कब करेगा? क्या बीजेपी की सरकार आएगी वो क्या 25% हो जाएगी? व्यापारियों की जो समस्या उस पर सवाल है, जी बताएं। मेरा यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधियों से एक प्रश्न ये है कि आम जनता अपने प्रतिनिधियों को जो चुनती है, आम जनता के बीच से आप जाते हो, वो सरकार से केवल यही चाहती है, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। तो ये कब होगा? कब हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज करके गर्व महसूस करेंगे? आपका कोई सवाल? सवाल तो सब मंत्री जी से ही पूछ रहे हैं। मैं मिर्ज़ापुर से संबंध रखता हूं और मंत्री जी 2014 में मिर्ज़ापुर से लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, ज़मीनी नेता हैं और अच्छे नेताओं में इनकी गिनती होती है। जैसे यहाँ रामनगर का पुल नहीं बना है, उसी तरह मुलायम सिंह 2006 में हमारे चुनार और मझवा विधानसभा को जोड़ने वाला बरैनी के पुल का भी शिलान्यास किए थे। रामनगर का पुल तो लग रहा है कि 2-3 साल में बन ही जाएगा किसी तरह रोक आकर के, लेकिन हमारा पुल का तो अभी आधा भी काम नहीं हुआ है। पहला ये प्रश्न। दूसरा, मंत्री जी शायद लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, तो मुझे ये बता दें कि सैफई, मैनपुरी, इटावा और उधर साइड को छोड़ करके पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक ऐसी सड़क बता दें ग्रामीण अंचल में जो 2 बरसात झेल चुकी हो, सिर्फ 2 बरसात। और उसके कहीं न कहीं सुरेंद्र पटेल जी, ये पक्षपात का आरोप है कि अगर मायावती जी सत्ता में होती हैं तो उन्हें बादलपुर और नोएडा, ग्रेटर नोएडा दिखाई देता है, और आपकी जब सरकार होती है तो मैनपुरी और इटावा, कन्नौज दिखाई देता है। ऐसा क्यों? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं जनता के जवाबदेही को स्वीकार करता हूं। इन्हीं से मैं पूछना चाहता हूं कि ये आखिरी चौराहे से लेकर के और चुनार तक, वो कछवा बाजार तक जो रोड गई है, वो रोड किसकी थी? और 75% वो मिर्ज़ापुर जनपद में है। पूरी की पूरी रोड जो 75% है वो मिर्ज़ापुर में है, बन करके बढ़िया तैयार है। इन्होंने कहा कि वो चुनार और भटौली का पुल क्यों नहीं बना? चुनार और भटौली के पुल भी वही, चुनार और भटौली के साथ भी वही घटना घटी। 7 से लेके 12 तक सामने घाट में भी काम बंद था, 7 से लेके 12 तक भटौली में भी काम बंद था, 7 से लेके 12 तक पिसौर में भी काम बंद था, 7 से लेके 12 तक कोरौत में भी काम बंद था। तमाम पुलें जो मुलायम सिंह की सरकार के समय का था, जो छोटा छोटा पुल था वो तो बन गया, नहीं हुआ, जिसको काशी की जनता याद करे। महिलाओं के भी जवाब थे, सवाल था एक आपके लिए, आखिरकार नोट की लाइन कब खत्म होगी? एक सवाल था कि बंधन जो है पैसा निकालने का, वो कब छूटेगा? ये बीजेपी की सरकार का फैसला है, प्रधानमंत्री जी का नितांत व्यक्तिगत फैसला है। वो चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त देश हो, लेकिन अपना पैसा ही आदमी ना निकाल पाए, एक गृहिणी अपना किचन न चला पाए, इस समस्या से निजात कब मिलेगी? बस सीधा सवाल है। पहले मैं माननीय मंत्री जी की बातों का थोड़ा सा 2 मिनट में, आपको मंत्री जी क्या बनारस से बाबतपुर की रोड दिखाई नहीं दे रही है? बनारस की जनता की बात छोड़ दीजिए, अब बात सुनिए, आप समझ रहिए। मैं कह रहा हूँ बनारस की रिंग रोड आपको नहीं दिखाई दे रही है? बनारस की रिंग रोड की बात हो रही है नहीं? बनारस की रिंग रोड आपने मुआवजा
चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे मेरे साथ मुआवजा हो, मेरे घर पर। मुआवजा आज तक लोगों ने देने में नाका नहीं किया। बनारस से आजमगढ़ में आज तक आना, विकास को रोकने का काम ये लोग करते हैं। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं आप। जनता को गुमराह करने की कोशिश ना हो। ये तो झूठ बोल रहे हैं, जबरदस्ती बोल रहे हैं, ये जबरदस्ती है, ये एकदम जबरदस्ती है, बिल्कुल जबरदस्ती है। मैं कहूँगा एक मिनट, काम को आप अपना काम बता रहे हैं। सवाल ये उठता है, आपसे सवाल था सीधे तौर पर, जिस महिला को उसके जवाब पे आइए पहले। मंत्री पे आ रहा हूँ, आप उस जवाब पे आइए, उस सवाल पे आइए। नोटबंदी पर ट्रामा सेंटर तो कांग्रेस ने बनवाया। इस देश में कांग्रेस ने 67 साल शासन किया। जिस समय यह देश आजाद हुआ था, इस देश का कर्जा 2 करोड़ पाउंड इंग्लैंड के ऊपर था। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण इस देश में श्रम शक्ति थी, पूरी ताकत थी। आज की बात करिए त्रिवेदी जी, आज की बात करिए। संसद आप नहीं चलने दे रहे, उसी बात पे आ रहा हमारा हूं, संसद आप नहीं चलने दे रहे थे, ये जबरदस्ती है आपकी। संसद आप नहीं चलने दे रहे। देश को कर्जे में के साथ है। देखिए, जनता दुख सहने को तैयार है, जनता तकलीफ सहने को तैयार है। आप जबरदस्ती बोल रहे देखिए हैं। त्रिवेदी जी, कैसे संसद नहीं चलने देना चाहते? आप बातों पे आइए, आप मुद्दे पर आइए। जवाब नहीं देना चाहते, आप मुद्दे पे नहीं आना चाह रहे हैं। बोलने का काम करता है आपका प्रधानमंत्री। मुद्दा सीधे तौर पे यह है कि जनता तकलीफ सहने को तैयार है। बिल्कुल नहीं दे रहा। आप बेसिकली सवाल सुनना नहीं चाह रहे हैं। मोदी एक आदमी को यहाँ से खड़ा करके बोलिए जिसने कहा। एक मिनट राकेश त्रिवेदी जी, आपके लिए जो सवाल था सीधे तौर पर, जो कि एक सम्रान जनता जानना चाहती थी कि नोटबंदी के फैसले से सभी इत्तेफाक रखते थे, उनको था कि शायद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन जो छुपा हुआ है बाहर निकल आएगा। लेकिन जो आम आदमी को परेशानी शुरू हुई, भारत सरकार ने कहा 24,000 आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसे 2,000 नहीं मिल रहे, 5,000 नहीं मिल रहे, वो बंदिश खत्म कब होगी? फैसला ये नहीं है कि नोटबंदी का फैसला गलत है या सही था, सिर्फ ये जानना चाहिए जो पैसा उसका बैंक में कब निकलेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 9 तारीख को पिछले महीने में जब घोषणा किया था, बहुत बड़ा फैसला था। 8 तारीख को जो भी था, 8 तारीख की रात में किया, जो भी बातें थी हम उस विषय में नहीं जाने जाते, लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला था। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इस देश का जो बहुत चर्चा समाज में था कि काला धन है, काला धन है, काला धन है, और नकली नोट भी है, नकली नोट के माध्यम से आतंकवादियों को जा रहे हैं, टेररिस्ट को जा रहे हैं, और भी नक्सलाइट हैं उनको पैसे जा रहे हैं, गलत तस्करी में, हवाला में, बहुत सारी चीज़ें थी। आखिर में देश में कितना पैसा है, कैसे हम उसको जनता के सामने लावें? आज जनधन खाते के कारण पहले बैंक केवल एक अमीरों का जगह था, प्रधानमंत्री जी ने गरीबों का दरवाजा खोला। आज जो गरीब है वे लाइन लगाया। सुनिए, आज मैं उसी बात पे आ रहा हूं। की समस्या नहीं है, अकाउंट की समस्या नहीं है, अकाउंट से पैसा कब निकलेगा समस्या ये है। अब ये आप देखिए धीरे धीरे आप देखिए धीरे धीरे पहले से आप आज बनारस में घूम लीजिए, बनारस में निकल जाइए। आज जो लाइन पहले लगी थी, आज से 15 दिन 20 दिन पहले, आज जो स्थिति है आज 50% रह गई। मुझको ये लगता है, और जैसा हमारे मंत्री जी, चाहे प्रधानमंत्री जी, चाहे वित्त मंत्री जी लोग कह रहे हैं कि ये 31 दिसंबर तक जो लाइन लगने वाली स्थिति है ये समाप्त हो जाएगी और मामला बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। चलिए, अनिल श्रीवास्तव जी, आपके लिए एक सवाल था जनता की तरफ से कि आप हर पार्टी की आलोचना करते हैं, खास तो समाजवादी पार्टी की भी आलोचना करते हैं, लेकिन उसी से गठबंधन करने के लिए बेताब क्यों रहती है आपकी पार्टी? गठबंधन को लेकर कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। देखिए, गठबंधन की जो बात है, हमारे किसी नेता ने समाजवादी पार्टी के नेता से अभी कोई बात नहीं किया। कोई अगर व्यक्ति पर्सनल लेवल पर जाके किसी नेता से मिलता है और बात करता है तो ये ऑथेंटिक नहीं है। अभी गठबंधन हुआ नहीं ना है, जब गठबंधन होगा तब हमसे सवाल पूछे जाना चाहिए। सवाल आपके लिए भी है कि क्यों कहा गया कि बसपा की सरकार जो 5 साल थी उसके चलते विकास की जो रफ्तार थी रुक गई, जो कई पुल के निर्माण नहीं हो पाए, उसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार थी। वरना अगर विकास की रफ्तार वैसे चल रही होती तो शायद जो जनता के मन में निराशा है कि जो पुल उसको 5 साल पहले मिलना था वो अभी तक नहीं मिल पाया, उसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है। और जो काम आपको करना चाहिए था वो काम आपके सरकार में रहते हुए आप लोगों ने नहीं किया। ये सीधे तौर पे आपने मंत्री जी को भी सुना और जो जनता के सवाल थे वो भी आपने सुना है, क्या कहेंगे? बसपा के सरकार में विकास कार्य बहुत तेजी से पूरे प्रदेश के अंदर हुआ, जगह जगह सड़कें चमचमाती हुई, बड़े बड़े पुलों का निर्माण, बाईपास का निर्माण सब बसपा के सरकार में हुआ। अब रही नोटबंदी की बात, तो
देश में की स्थिति तनावपूर्ण परंतु नियंत्रण में है। अभी तक देश के पहली बार किसी देश का प्रधानमंत्री ने झूठ बोलने का काम किया है इस देश के साथ कि 50 दिनों में नोटबंदी की स्थिति सामान्य हो जाएगी। जो कहना है उस तरह के तब व्हाट्सएप पे जुमले चलने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि बिना नोट छापे तो नोटबंदी कर दी, कहीं ऐसा ना बिना पटरी बिछाए बुलेट ट्रेन शुरू कर दी जाए, फिर हादसा कुछ और हो जाएगा। एक सवाल और है, क्या कहेंगे आप? हाँ सर, सीधा सवाल कांग्रेस और सपा से है कि ये हिंदुस्तान में ये परिवारवाद से कब मुक्ति मिलेगी, जरा इसका जवाब हमें दे दें आप लोग। आपको कुछ पूछना है? हमारा सवाल भाजपा से है कि केवल एक ही व्यक्ति इस देश में ईमानदार है, बाकी सब इस देश में चोर हैं। सबसे पहले मैं मंत्री जी से ये पूछता हूं कि आपने सबसे पहले ये कमिटमेंट दिया हम लोगों के बीच में कि आपने जनता का काम करके जनता की पैसे उनको लौटा दिए, लेकिन फिर भी यूपी की 60% जो पॉपुलेशन है वो कमाने और खाने के लिए दूसरे राज्य में जा रही है। मेरा सवाल मंत्री जी से है कि इसी प्रदेश में एक सड़क ऐसी भी बन रही है जहां लड़ाकू विमान उतर रहे हैं और एक तरफ ऐसे जिले हैं जहां सड़क है ही नहीं पैदल चलने के लिए। पश्चिम में सीधे तौर पे कहना है कि पूर्वांचल में सब कुछ है, लेकिन विकास हमेशा पश्चिम का होता है, पूरब का नहीं हो पाता है। और जिस सड़क का इन्होंने जिक्र किया है, मैं कह सकता हूं कि जमुना एक्सप्रेसवे पहले नोएडा से आगरा तक आई, आपकी सरकार में वो आगरा से लेकर लखनऊ तक पहुंची है, और आगे एक आप लोगों ने ड्राफ्ट तैयार रखा है कि उसको किसी तरह बलिया तक लेके जाएंगे। विकास कहीं का हो सबको अच्छा लगता है, लेकिन सभी जनता ये चाहती है कि उसके क्षेत्र में विकास कब होगा। अगर आप रिंग रोड बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बनारस की जनता के लिए खास तौर से गाजीपुर से अगर बनारस आना है, यहाँ से आजमगढ़ जाना है, यहाँ से जौनपुर जाना है, यहाँ से मिर्जापुर जाना है, इन सड़कों का सुधार कब होगा? ऐसी अच्छी सड़कें यहाँ कब मिलेंगी? सवाल बहुत अच्छा है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि क्या बनारस के विकास से वरुणा कॉरिडोर नहीं है? क्या बनारस के विकास में मेट्रो नहीं है? क्या बनारस की जो और योजनाएं चल रही हैं, क्या वो बनारस के विकास में नहीं है? और जहाँ तक आजमगढ़, बनारस से लखनऊ और गोरखपुर, ये सब एनएच की सड़कें हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, और इसका नीति निर्धारण, इसका पैसा भी सब भारत सरकार देती है और कार्यदायी संस्था भी भारत सरकार तय करती है। दो सवाल एक आया था, यहाँ से भी आया था। एक नौजवान ने पूछा था कि हमें बाहर पढ़ने के लिए क्यों जाना पड़ता है? उत्तर प्रदेश में क्या संभावनाएं नहीं है कि हमें दिल्ली जाना पड़े, बेंगलोर जाना पड़े, पुणे पढ़ने के लिए जाना पड़े? और जो शहर खुद शिक्षा की राजधानी रहा हो, वहाँ पर भी अगर छात्र को लिए पढ़ने की सुविधा नहीं है तो ये समस्या का समाधान कब होगा? दूसरी बात जो खासतौर से अंतिम में नौजवान पूछना चाह रहे थे कि निर्भया कांड को लेकर जोड़ना चाह रहे थे, कानून व्यवस्था सबसे बड़ी समस्या है कि लड़की अगर सड़क पर निकलती, महिलाएं अगर सड़क पर निकलती हैं तो खुद को सुरक्षित कब समझेंगे कि वो अगर सड़क पर निकल रही तो उसको सुरक्षा गारंटी है? क्या सिर्फ 100 नंबर से 1090 से सुरक्षा उसे मिल जाएगी, या कहीं न कहीं प्रशासन को, पुलिस को और जागरूक होने की जरूरत है? सुरेंद्र पटेल साहब, ये देखिए, ये सही है, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। और अभी आप देखिए, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने 100 जो उद्घाटन किया है, हर शहरों को उन्होंने पूरी तरीके से सीधे मुख्यालय से जोड़ा है, और जहां भी अगर कोई दुर्घटना होती है तो 100 नंबर की गाड़ी तुरंत वहां पहुंचती है। मंत्री जी, एक हमारे यहाँ एक ब्रिज बना है वरुणा संगम पे, वरुणा संगम सराय मोहाना पे एक ब्रिज बना है, और एक ऐसा ब्रिज है कि हम इंडिया में ऐसा ब्रिज देखा नहीं है। ब्रिज का मतलब होता है कि पेशेंट चला जाए, गर्भवती महिलाएं चली जाएं, लोगों को सुविधाओं के लिए होता है, लेकिन ऐसा ब्रिज है कि सिर्फ बल्टा उसमें जा सकता है और साइकिल जा सकती है, इसके अलावा कुछ जा नहीं सकता। अगर कहीं इंडिया में ऐसा ब्रिज बना हो तो एक एग्जाम्पल हमको दे दें, आपके कार्यकाल में बना है। चलिए, सबसे पहले तुरंत इसका जवाब दे दूं, तुरंत जवाब दे दूं। ये जो सराय मोहाना का ब्रिज बना है, और वो ब्रिज पूरी तरीके से 4 व्हीलर के लिए बना था, लेकिन आपको शायद जानकारी नहीं है, पता कर लीजिएगा, उसको हाई कोर्ट ने पूरे उसके ड्राइंग पे रोक लगा दिया, और वो जो वहाँ की एक संस्था है, कौन जो विद्यालय चलाती है, उसने पूरे वहाँ से पूरे पुल पे डिवाइडर लगा करके केवल आदमी पैदल आने जाने के लिए, अब कोर्ट से तो कोई बड़ा है नहीं, हाई कोर्ट ने बने हुए ब्रिज को डिवाइडर लगा करके रोक दिया। आपका जवाब आ गया है, सीधे तौर पर आपका जवाब आ गया है। एक सवाल जो बात निकल ब्लॉक वाला, वो ब्लॉक वाला अगर सड़क नहीं बनेगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ये मैं घोषणा कर रहा हूं यहाँ।
तो सामने त्रिवेदी जी बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि इसी बनारस में सबसे बड़ा देश का जो माफिया है ब्रजेश सिंह लड़ा था, और जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े माफिया में गिनती जिन विधायकों में होती है, सुशील सिंह इनके विधायक हैं। जब उनके ऊपर मकोका दिल्ली में लगा हुआ था, इन लोगों ने उनको भाजपा ज्वाइन कराने का काम किया था। ब्रिजभूषण सिंह क्या है, और तमाम इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दर्जनों मुकदमे उनके ऊपर है। राकेश त्रिवेदी जी, सवाल सीधे आपके लिए है। इनका कहना है कि जो माफिया आपके दल में आते हैं वो गंगा स्नान कर लेते हैं, जो दूसरे दल में होते हैं तो माफिया होते हैं। 3 लोगों का जिक्र किया, नाम आपने खुद सुना होगा, उस पर आपका सीधा जवाब। अगर यही सवाल मैं इनसे पूछूं, उल्टा प्रश्न मैं इन्हीं से पूछूं, सुशील सिंह पहले किस पार्टी में थे, ब्रजेश सिंह किस पार्टी, ब्रजेश सिंह तो हमारे पार्टी में कभी दूर दूर तक नहीं रिश्ता रहा है। अगर किसी परिवार का कोई सदस्य है और वे हमारी पार्टी में है, आज भी सुशील सिंह लड़े तो निर्दल के रूप में लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट में नहीं लड़े। आज भी जिसकी बात ये कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किसी को वहां पे प्रत्याशी नहीं बनाया जिसका नाम ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं प्रत्याशी उतारा, वो बात दूसरी है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि किसी पार्टी का उसने जाके समर्थन किया। लेकिन आप वहीं पे आप जो कौमी एकता दल है, एक तरफ मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि उनको लेंगे और अखिलेश कहते हैं कि नहीं लेंगे। एक तरफ गायत्री प्रजापति अपराधी या भ्रष्टाचारी हैं और एक तरफ उनको निकाला जाता है, एक बार लिया जाता है। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि हमारा प्रत्याशी है। एक अंतिम रिमार्क आपसे जरूर चाहना चाहूँ चारों प्रतिनिधियों से, क्योंकि 2017 का बगाज हो चुका है, आपने सवाल सुन लिए हैं, तमाम सवाल आए हैं, विकास को लेकर के भी आया, फ्लाईओवर को भी लेके आया, गाँव के विकास को भी लेके आया। आपके लिए भी सवाल है कि पहले के ज़माने में कांग्रेस को लोग केवल कहते थे कि एक पारिवारिक पार्टियां हैं, उसी में परिवार के लोगों का उदय होता है, लेकिन हर पार्टियों में रोग लगा है। पहले कांग्रेस में था, अब सपा में भी कह सकते हैं कि डिम्पल यादव भी सांसद हैं, अखिलेश जी मुख्यमंत्री हैं, शिवपाल जी भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, रामगोपाल जी भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये रोग सब जगह लगा है। बसपा कह सकती है अभी आज की तारीख में कि राजनीतिक फाटक उन्होंने कम से कम अपने परिवार के लिए नहीं खोला है। सीधे तौर पर जो सवाल उठ रहा है 2017 को लेकर, 2017 का चुनाव का पैमाना क्या होगा, विकास होगा, नोटबंदी होगी, कानून व्यवस्था का मुद्दा क्या होगा 2017 का? श्रीवास्तव जी, देखिए, हमारा जो परिवारवाद पे जो यहाँ पे सवाल उठा है, यह सारे लोग जानते हैं कि कोई पार्टी के लोग परिवारवाद से अछूते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में क्या परिवार के लोगों को नहीं दिया गया क्या जगह? समाजवादी पार्टी में नहीं दिया गया क्या? बसपा में परिवार के लोगों को नहीं समाहित किया गया क्या? लेकिन मेरा इस पर एकदम स्पष्ट मानना है, एक मिनट, ये मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर किसी हमारे परिवार का कोई राजनीति करता है और उसके अंदर क्षमता है तो उसको राजनीति करने में केवल इसलिए रोक नहीं देना चाहिए कि वो राजनीतिक व्यक्ति के परिवार का है। अगर उसके अंदर क्षमता है तो उसको राजनीति करना चाहिए। दूसरी बात, जो मुद्दे की बात है, हमारा मुद्दा साफ है। हमने कह दिया हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम किसानों का जो बिजली है उसका हाफ करेंगे, और हमने कहा कि हम समर्थन मूल्य बढ़ा देंगे। ये मुद्दा हमने दिया। सुरेंद्र पटेल साहब, 2017 में जनता आपको मतदान क्यों करे, आपके हक में मतदान क्यों करे 2017 में जनता? संक्षिप्त में। जनता हमारे काम को देख करके मतदान करेगी। इतना समाजवादी पेंशन, लाखों लाख की तादाद में लैपटॉप, लाखों लाख की तादाद में नौजवानों को बेरोजगारी का भत्ता, लाखों लाख की तादाद में कन्या विद्याधन, बेरोजगारी का भत्ता, किसानों की सिंचाई मुफ्त। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की आबादी वाले किसानों की सिंचाई मुफ्त है, और कोई प्रदेश किसानों की सिंचाई मुफ्त करे तो बताए? खाद, बिजली, पानी। और मैं कहना चाहता हूं, हमारे 4.5 साल की, 5.25 साल की सरकार में यही बनारस गवाह है, पूरा पूर्वांचल गवाह है। 7 से लेकर 12 तक कैसी बिजली मिलती थी और आज पूरे पूर्वांचल से ही पूरे उत्तर प्रदेश को कैसी बिजली मिल रही है, इसका जवाब 2017 में जनता देगी। राकेश त्रिवेदी जी, 2017 के चुनाव में जनता आपको वोट क्यों दे? सीधा सवाल। भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए, रोजगार, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बुजुर्गों के सम्मान के लिए और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। जब केंद्र में भाजपा का शासन है तो बहुत सारे धन जो उत्तर प्रदेश में रुके हुए, जो विकास कार्य रुके हैं, जब प्रदेश में और केंद्र में एक सरकार रहेगी तो इस प्रदेश का भी गुजरात की तरह और मध्य प्रदेश की तरह विकास होगा। इसलिए हमको उत्तर प्रदेश में। प्रमोद अग्रहरी जी, आपसे सवाल है कि 2017 में जनता दोबारा आपको मौका क्यों दे? क्योंकि 2007 तक आपकी सरकार को देखा, 7 में आपकी सरकार ही, 12 तक सरकार में रहे आप, तो 2017 में दोबारा मौका क्यों दे सकते?
2017 में जनता हमें इसलिए मौका देगी कि हमारे सरकार के क्रियाकलापों से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो नौजवान हो, महिलाएं हो, बहनें हो, बच्चे हो, सारे के सारे लोग इस बात से संतुष्ट रहते हैं। इसी लालसा और विश्वास के साथ 2017 में इस बार लोगों ने मन बनाया है कि उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार आएगी। आर संजय जी, आपसे मेरा सवाल अब सीधे तौर पे, आपने जनता को भी सुना है और नेताओं को भी सुना है, अब की बार किसकी सरकार के रूप में आपको क्या लगता है, किसके वादे में कितना दम है? जहाँ तक मंच पर बैठे हुए तमाम पार्टियों के लोगों की बात है और जनता ने उनसे जो सवाल किए, जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, अगर इन बातों का किसी ने पुरजोर तरीके से जवाब दिया है, हालांकि ये मेरी अपनी राय है, निजी राय है, तो मैं सबसे ज़्यादा नंबर सुरेंद्र पटेल जी को देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कामों के आधार पर अपनी बातें रखी। सोना चौधरी जी, आपको क्या लगता है, चारों नेताओं की बातों को आपने सुना है, किसकी बातों में ज़्यादा दम है और किस पर आपको ज़्यादा एतबार है? मैंने बहुत ध्यान से आप सभी को सुना। आप सभी अपने अपने पार्टी के सर्वे सर्वा हैं स्टेट लेवल पे। पटेल जी का मुझे बहुत ज़्यादा सटीक लगा, इसलिए क्योंकि उनका जो सबसे पहला मुझे छुआ आंसर वो कि वो पब्लिक से मिलते हैं, उनको सुनते हैं और कहीं ना कहीं कोशिश भी कर रहे हैं करने की। चलिए, सीधे तौर पे कहीं न कहीं अगर नोटबंदी पे अगर सीधा जवाब आता, लेकिन वो समस्या दूसरी है। बग्गा साहब, व्यापारियों के दृष्टिकोण से भी आपने सुना है और हर व्यक्ति की अपनी एक चाहत होती है, चारों लोग को सुने हुए हिसाब से और जनता के जो सवाल है उस पर जवाब के आधार पर आप क्या कहेंगे? माननीय मंत्री जी का जहां तक सवाल है, आप जमीनी नेता रहे और हमेशा जनता के बीच आप शिरकत करते हैं और इन्होंने हर आदमी के दुख दर्द को जब भी कोई गया है सुना है। लेकिन फिर भी ये चुनाव में बने रहेंगे ऐसा नहीं है। सबसे वो रहा इनका मंत्री जी का, समाजवादी पार्टी ने जनहित में काफी कार्य किया है। चलिए, सीधे तौर पर जनता का सवाल भी आपने सुना, मंत्रियों के जवाब भी सुने, नेताओं के भी जवाब सुने और एक्सपर्ट से उनकी राय भी सामने आई। लेकिन अब चर्चा का वक्त नहीं समाप्त हो रहा है, तो हमें दीजिए इजाजत। खास तौर पे जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया है, पॉलिटिकल पार्टियां अपने हिसाब से दावे करेंगी, जनता अपने हिसाब से मतदान करेगी, लेकिन अब की बार किसकी सरकार, ये जनता के बनाने की जिम्मेदारी है और जनता तय करेगी कि आखिरकार किसे उसे अपना मतदान देना है। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, तो सभी को उसके फैसले का इंतजार करना होगा। तो आज मुझे दीजिए इजाजत, आज बस इतना ही। धन्यवाद।